तुरंत सेकंड टर्म शुरू हो चुका है और द्वितीय सत्र में हम जिस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण है भाषा के हिसाब से। तो आज हम इस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह में बहुत सारे प्रकार के चिन्ह हैं, उन सब चिन्ह का हम विश्लेषण देखने वाले हैं, उन सब चिन्हों की जानकारी आज हम लेने वाले हैं और उन विषयों के आधार पर जो है आज हम हमारा पाठ जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आज व्याकरण से हमने शुरुआत की है सेकंड टर्म की। इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि व्याकरण के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी देखिए कहा गया है कि स्त्री के सौंदर्यता के लिए गहने जिस तरह, आभूषण जिस तरह महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह भाषा के, यानी आप भाषा कौन सी भी ले लीजिए, भाषा में केवल हिंदी नहीं कहूँगा, भाषा केवल मराठी नहीं कहूँगा, भाषा केवल संस्कृत नहीं कहूँगा, भाषा या मैं दूसरी भाषा नहीं कहूँगा, सभी भाषा यानी इंग्लिश, अरबी, फ्रांसी, तेलुगु, कन्नड़, ये जितने भी भाषाएं हैं, इन सब भाषाओं को विराम चिन्ह महत्वपूर्ण कहा जाता है। अब इसे हम हर भाषा में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे मराठी में भी इसे विराम चिन्ह ही कहते हैं, परंतु अन्य भाषाओं में भी इसका इस्तेमाल बहुत तरीके से होता है और हर भाषा में इसको अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, विराम चिन्ह क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और कौन कौन से विराम चिन्ह इसमें आते हैं इस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। तो देखिए, विराम का अर्थ होता है ठहराव। देखिए विराम का अर्थ क्या होगा, ठहराव, रुकना। विराम का अर्थ क्या है, ठहराव। अब ठहराव किस प्रकार से होता है, कौन कौन से प्रकार से ठहराव के कहे जाते हैं, इस पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। ठहराव का अर्थ होता है कि रुकना। अब किसी विशेष वस्तु को अगर हमको बताना है या फिर मेरा वाक्य अगर कंप्लीट करना है तो हम उसको किस तरीके से, आप मेरा वाक्य कंप्लीट हो गया है, अब मुझे आश्चर्य हुआ है तो मैं किस प्रकार से आश्चर्य व्यक्त करूंगा। मुझे प्रश्न पूछना है तो प्रश्न मैंने पूछ लिया, लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछने के बाद अगर वो चिन्ह नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। किसी वाक्य को मुझे अलग तरीके से बताना है तो वह अलग तरीके से बताने के लिए मुझे कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये सब चीजों का इस्तेमाल इस विराम चिन्ह में हमें दिखाई देगा। विराम का अर्थ होता है ठहरना या फिर विश्राम करना, ठहरना या फिर विश्राम करना। यहाँ कहा है, यहाँ क्या कहा है, देखिए कहते हैं कि बोलते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए, बोलते या लिखते समय भाव को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। लिखते समय या स्थानों पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। देखिए, विराम चिन्ह किसे कहा जाता है कि जब हम कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं, बोलते समय अगर मैंने कंटिन्यू, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी भाषा में ऐसा होता है वैसा होता है, मैं अगर नॉन स्टॉप अगर मैं बड़बड़ करता रहा तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने पढ़ाया क्या। अगर मैं अब आपको सिखाऊं कि आज हम हिंदी का विराम चिन्ह इस व्याकरण शैली को सीखने वाले हैं। इस सौंदर्यपूर्ण व्याकरण को सौंदर्यपूर्णता से बनाने के लिए विराम चिन्ह का उपयोग होता है। कितना खुश। विराम चिन्ह का उपयोग किसे होता है कि ये बताने के लिए और वो करने के लिए, या अलग प्रश्न बताने के लिए, ये बताने के लिए मतलब मैंने अगर नॉन स्टॉप अगर मैं बड़बड़ करता रहा तो आपको समझ में नहीं आएगा, परंतु अगर मैं रुक कर, जहां रुकना है वहां रुक कर, नहीं तो फिर क्या हो रहा है, मैं आपको ये बताना नहीं, मैंने अगर ये स्टॉप करते हुए अगर आपको व्याकरण सिखाया या फिर ये बताया तो ये पॉज बहुत जरूरी है क्या, नहीं जरूरी क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। आज हम ये क्या सीखने वाले हैं, पंचुएट द सेंटेंस। यहां मेरा ये वाक्य कंप्लीट हो।
इसमें आने वाली कौन कौन से चिन्ह है, इसका आज हम विश्लेषण करेंगे। यह हो गया दूसरा वाक्य। वाक्य खत्म होने के बाद फुल स्टॉप और महत्वपूर्ण चीजें जो है आज हम देखने वाले हैं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह का उपयोग होना कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। देखो, अगर उचित जगह पर अगर हमने विराम चिन्ह या फिर कुछ नहीं लगाया तो अनर्थ का अनर्थ ये हो जाता है। आप देखिए, पहले तो मैं कहता हूं कि काना विलंटी मात्रा जितनी इंपॉर्टेंट है, उसका भी उदाहरण मैं आपको देता हूं कि काना विलंटी मात्रा जितनी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह कॉमा, फुल स्टॉप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विराम चिन्ह, अवतरण चिन्ह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह क्या हो गया कि एक गांव था, उस गांव में एक लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, यानी वो सब सोचते थे कि गांव शहर जाता है, पढ़ता है, फिर गांव वापस आता है, यानी अप एंड डाउन करता है। तो एक दिन उन गांव में सब अनपढ़ थे, उस गांव में किसी को पढ़ना नहीं आता था, और एक चिट्ठी वहां पर आई जिसमें लिखा था कि चाचा जी आज मतलब उस पे लिखा हुआ था। अब किसी को कुछ पढ़ना नहीं आता था, उस बच्चे को बुलाया गया। उस बच्चे ने वो चिट्ठी पढ़ा और पढ़ते समय कहा कि चाचा जी आज मर गए, चाचा जी आज मर गए। जैसी ही ये घटना हुई, पूरा गांव रोने लगा कि अरे चाचा जी अभी तो गए थे अजमेर को घूमने के लिए, परंतु वो देहांत हो गया उनका, मर गए। बहुत सारे सब गांव रोने लगा, सब गांव रोने लगा। अब जो पोस्टमैन था जिसने चिट्ठी दी, डाकिया चिट्ठी देकर दूसरे गांव में गया। जब आ रहा था उस गांव में तो सोचने लगा कि यार सब खुशी की बात है, रो क्यों रहे। तो उन्होंने आकर उस गांव वालों से पूछा कि भाई साहब आप रो क्यों रहे हो। अरे क्या बताया, बोले वो लल्लन जी के जो चाचा जी थे वो मर गए। उन्होंने कहा मर नहीं गए, वो अजमेर गए। यानी क्या होता है कि चाचा जी अजमेर गए। अब उसने पढ़ते वक्त क्या किया, चाचा जी आज मर गए। अब देखिए, अजमेर अजमर, एक काना ने मेर को मर कर दिया। तो यहां पर दिखाओ कि काना में लड़ की मात्रा कितने इंपॉर्टेंट है। चाचा जी अजमेर गए और चाचा जी अजमर गए, दो चीजें हो गई। यानी एक मात्रा ने जो है इनको जो है हिलाकर रख दिया। तो यहां पर पढ़ना कितना जरूरी है, इस घटना से हमें समझ में आता है। अब यह तो हो गई काना विलंटी मात्रा की बात। लेकिन अगर हम जो अवतरण चिन्ह होता है या फिर कॉमा होता है, विराम चिन्ह होता है, इनका उपयोग अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो वहां पर जो है महत्वपूर्ण वाक्य का भी नुकसान हो जाता है। अब यहां पर देखो क्या हुआ है कि अल्प विराम यानी तुम्हारा कोमा, मैं तो उसे कॉमा नहीं करता, कोमा कहता हूं, कॉमा, अल्प विराम। अगर अल्प विराम की जगह अगर बदल जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है। देखिए वो क्या कर रहा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, या फिर रोको मत आने दो। अब यहां पर देखिए, रोको, स्टॉप, रोको, एक वाक्य हो गया। मत जाने दो। अब यहां पर क्या हो गया, रोको की जो ये थी, ये गलत होने की वजह से वाक्य क्या हो गया, रोको, उसको मत जाने दो। और यहां पे क्या है, रोको मत जाने दो, है कि नहीं। वाक्य क्या हो गया कि एक कॉमा की वजह से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। तो ये वाक्य का अर्थ न बदलने के लिए आज हम इस विराम चिन्ह को देखने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए, विराम चिन्ह में सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। अब देखो, यहां दो चीज हमको सीखनी है कि पूर्ण विराम कब इस्तेमाल होता है और उसका उपयोग किस प्रकार से होता है। ये चीजें
अब देखिए पूर्ण विराम। अब देखिए पूर्ण विराम दो तरीके से लिखा जाता है, हिंदी में और अंग्रेजी में या फिर मराठी में। मराठी और अंग्रेजी का पूर्ण विराम सेम है, परंतु हिंदी का पूर्ण विराम इस प्रकार से, फुल स्टॉप जिसे हम कहते हैं पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, खड़ी रखी। लेकिन अंग्रेजी और मराठी में फुल स्टॉप हम टिम्ब से पहचानते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को कि पूर्ण विराम हिंदी में लिखते समय हम इस खड़ी रकीब का उपयोग करेंगे और अंग्रेजी या फिर अदर लैंग्वेज में हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूर्ण विराम के बारे में देखो, विधानात्मक अज्ञार्थक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। देखिए विधान कंप्लीट होने के बाद, अब मेरा वाक्य यहां पर कंप्लीट हो गया है, मैंने फुल स्टॉप दे दिया। मैं आज गांव जाने वाला हूं, फुल स्टॉप। वहां जाने के बाद मैं अपने मित्र से मिलूंगा, फुल स्टॉप। यानी वाक्य समाप्त होने के बाद हम जिस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। और पूर्ण विराम हिंदी में इस तरह से होता है। वाक्य कंप्लीट होने की निशानी मतलब पूर्ण विराम। आपको प्रश्न में पूछा जाएगा, ये आने वाले टेस्ट में आपको पूछा जाएगा कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं। वाक्य समाप्त होने के बाद या वाक्य पूर्ण होने के बाद जिस चिन्ह को लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। या फिर चिन्ह दिया जाएगा, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, आपको चिन्ह ध्यान में रखना है, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। और पूर्ण विराम इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा पूर्ण विराम। ठीक है, अब पूर्ण विराम के बारे में और जानकारी लेते हैं हम। अब उदाहरण किस प्रकार से होगा, प्रजा पर उसका हुक्म चलने लगा। जैसे उदाहरण हम देख रहे हैं, जैसे प्रजा पर उसका हुक्म चलने लगा, खड़ी रखी। प्रजा पर उसका हुक्म चलने लगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना, फुल स्टॉप। यानी वाक्य कंप्लीट होने के बाद जिस चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। ये ध्यान में रखने वाली अत्यंत आवश्यक चीजें है। तो हमने पहला देखा पूर्ण विराम, उसके बाद हम देखते हैं अर्ध विराम। उसके बाद क्या है, अर्ध विराम। नंबर 2 पर आता है अर्ध विराम। अब अर्ध विराम यानी क्या, ये देखने के लिए और क्या क्या होता है वो जानने के लिए हम देखते हैं एक डॉट और एक कॉमा, इसे हम कहते हैं अर्ध विराम। अब अर्ध विराम की व्याख्या क्या होगी और वो किस प्रकार से इस्तेमाल होता है हम इसको जानेंगे। दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच, देखो 2 या 3 स्वतंत्र उपवाक्य, मेन वाक्य नहीं, उपवाक्य के बीच में ये लगाया जाता है। देखिए स्वतंत्र 2 वाक्यों के बीच ये लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर कैसा, उदाहरण के तौर पर देखते हैं, नहीं तो अभ्यास कीजिए क्योंकि जीवन को समृद्ध बनाने के लिए यह आवश्यक है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि नहीं तो आप अभ्यास, नहीं तो आप अभ्यास कीजिए, नहीं तो आप अभ्यास कीजिए
नहीं तो आप अभ्यास कीजिए। यहां पर अर्ध विराम का उपयोग होगा। क्या कह रहे हैं? नहीं तो आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, आप देखिए क्या कितना महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप अभ्यास कीजिए, यानी यहां क्या होगा? आप अभ्यास कीजिए, नहीं तो आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि यानी यहां पर एक वाक्य घटना हो गई है। उपवाक्य क्या है कि अभ्यास कीजिए। क्या होगा नहीं करे तो? क्योंकि जीवन को सफल बनाने के लिए आपको अभ्यास करना आवश्यक होगा। तो यहां पर हमने अल्प विराम, अर्ध विराम का उपयोग देखा। ठीक है, अब अगला जो वो है हम उसको देखते हैं। अब 3 नंबर पे क्या है? 3 नंबर पे है अल्प विराम। अल्प विराम 3 नंबर पे क्या आएगा? अल्प विराम, यानी कॉमा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉमा। देखिए अल्प विराम क्या कहता है? एक ही जाति या अर्थ के अनेक शब्द वाक्यांश देखने के लिए, देखिए अल्प विराम किसे कहते हैं? कि एक ही वाक्य के, क्या कह रहे हैं कि एक ही जाति या अर्थ के अनेक वाक्य को दिखाने के लिए, जैसे या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नाम, एक से ज्यादा नाम अगर आते हैं तो अल्प विराम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम फिर सजीव हो, निर्जीव हो, गांव हो, शहर हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, घर हो, दार हो, जितने भी नाम हैं उनके नामों को बताने के लिए हम अल्प विराम का उपयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर इसमें क्या दिया है? देखो, किफायत, या फिर यहां पर क्या बताया है कि मेरे मित्र हैं राम, रहीम, श्याम, मोहन, आदि। देखिए नाम बताने के लिए हमने क्या किया है? राम, रहीम, श्याम, मोहन आदि, यानी जितने भी नाम आएंगे उनके नाम से पहले, उनके नाम के बाद कॉमा लगाओ। ये हो गया अल्प विराम का काम। ठीक है, समझ में आ गया आपको अल्प विराम? उसके बाद हम देखते हैं चौथे नंबर पर है प्रश्नवाचक। अब इसका सिंबल सभी को पता है, कौन से भी, इसमें जो है इसे हम इसी प्रकार से लिखते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह देखते समय हमें किन चीजों का उपयोग करना पड़ेगा, ये देखने का प्रयास हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए सभी प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में यह विराम चिन्ह लगाया जाता है। देखिए सभी प्रश्न, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी वाक्य में क्या, क्यों, कहां, किधर, कैसे, ऐसे शब्द अगर आते हैं, क्यों, कहां, किधर, कैसे, ऐसे शब्द जब आते हैं वाक्य में, तो हम प्रश्नार्थक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, उदाहरण के लिए देखिए, रामू की बहू कितनी सुंदर थी, क्वेश्चन मार्क। यह क्या है, या फिर आपका नाम क्या है। प्रश्नार्थक चिन्ह जब मैंने आपको बताया, अगर वाक्य में क्या, क्यों, कहां, था, थी, जो भी आता है उसमें आपको क्वेश्चन मार्क का यानी प्रश्नार्थक चिन्ह का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर हम विराम चिन्ह देख रहे थे,
हमने अभी तक 4 विराम चिन्हों के बारे में जानकारी ली, बाकी के विराम चिन्ह हम अगले पीरियड में देखेंगे।